अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अब तक खैरियत होगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो रहे हैं, तो हर वो शख्स जो अमन का ख्वाहां है वो इस वक्त परेशान है कि आगे चल के सिचुएशन क्या होगी। सिचुएशन जो है वो तब्दील होती जा रही है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का जंगी जुनून कम नहीं होता। उनकी सारी सियासत, उनका मीडिया, उनके एंकर्स की रेटिंग सब पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर जो है वो बेस करती हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का वोटर या अवाम जो हैं वो हिंदुस्तान दुश्मनी के ऊपर जो है वो किसी तरह के भी मंजन चूरन के जद में नहीं आते। वो वोट भी जो है लोकल मसाइल, लोकल तरक्की को देखते हुए देते हैं। उनका किसी तरीके से भी से किसी तौर पे ताल्लुक़ नहीं है। इवन जब ये हमने देखा पहलगाम वाला वाक़या हुआ, तो पाकिस्तानियों ने इसकी मज़म्मत की, लेकिन पाकिस्तानियों को उस वक्त बहुत शदीद हैरत हुई जब इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया। भाई, आपकी इतनी लाखों की फ़ौज वहाँ पर मकबूज़ा कश्मीर में मौजूद है, आप ख़ुद क्यों नहीं अपने सिक्योरिटी लैब्स का जो है वो ज़िम्मा लेते, या फिर आप ख़ुद फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के अपने अवाम को मरवा रहे हैं। हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देना एक बहुत हैरतनाक बात है। अब हिंदुस्तान की तरफ से जब हमले हुए, तो फिर पाकिस्तान ने जब जवाब दिया, तो उनका अपने तैयारों से जो है वो महरूम होना पड़ा, जिसमें फ्रांसीसी साग का राफ़ेल त्यारा भी शामिल है, जिससे उसके स्टॉक तक गिर गए। मतलब इनकी एयरफोर्स ही इतनी मनहूस है कि जिस चीज़ को हाथ लगाती है वो कूड़ा कचरा बन जाती है। तो एक सोने जैसा जहाज़ जब इनके हाथ लगा तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही। वैसे भी ये कहा जाता है कि जहाज़ की अपनी कोई वो नहीं होती, जिसके पीछे चलाने वाला जो पायलट है, ये सारी उसकी सलाहियत और इस्तादकार होती है कि वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा। अब दोनों एटमी मुल्क हैं, दोनों के पास जो है वो एटमी सलाहियत है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, 2 साल पहले की बात है, कि इस रिसर्च में ये कहा गया था कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान खुदा ना करे ये जंग होती है, जैसे वो एटमी जंग होती है, तो कोई 2 अरब लोग इस खत्ते में जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, और सिर्फ जनूबी एशिया के अंदर जो हैं वो हिलाकतें जो हैं वो करोड़ों में होंगी। अब आप सोचिए कि ये चीज़ कितनी खौफनाक है। और फिर ये सिर्फ लोगों की हलाकतें नहीं करेगा, इसके साथ ये मौसमों को तबाह करेगा, दर्जा हरारत को चेंज कर देगा। उससे धमाकों और ताबकारी की वजह से 12 करोड़ लोग तो जनूबी एशिया में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और इसके साथ जो कार्बन का अखराज होगा, जो ताबकारी का अखराज होगा, वो इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त होगा कि चरिंद परिंद नबातात यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा ये पूरा खित्ता कहत साली भूख का शिकार हो जाएगा, और पानी के साफ ज़ख़ीरे भी जो हैं वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएंगे। जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर चेरनोबिल सान्य का सीज़न देखा हुआ है, और जो जापान में एटमी रिएक्टर तबाह हो गया था ज़लज़ले सुनामी के बाद, उसका सीज़न देखा हुआ है, वो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि ये एटमी जो तापकारी है ये कितनी खौफनाक होती है। और इसी तरह जिन लोगों ने जापान के ऊपर होने वाले 2 एटमी हमलों के बारे में पढ़ा होगा, वो ये जानते हैं कि ये कितनी खौफनाक चीज़ है। और 2 ममालिक, उनकी कशीदगी इस वक्त अरूज पे है, आमने सामने आ गए हैं, दोनों एटमी ताकत है। इसमें हमारी एयर फोर्स को उनके एयर फोर्स से बर्तरी हासिल है। वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस चीज़ का जवाब देते हैं जो हमला हम पे किया गया होता है। हम कभी भी उनके जो है वो आवाम को या ऐसी जगहों को नहीं एम करते या उनका निशाना नहीं लेते जहाँ पे सिविलियन होते हैं, लेकिन वो मुसलसल हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। अब अगर खित्ते में ये सब हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा मौसम को, दर्जा हरारत को, इंसानी ज़िंदगी को, ख़ुराक को, ज़राअत को, हर चीज़ को, सकाफ़त को, तहज़ीब को तबाह कर देगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। सपोज़ कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि कहीं पर हमला हो जाए, तो उसके पहले जो है वो इफ़ेक्ट क्या आते हैं। सबसे पहले तो जो है वो इंटेंस रेडिएशन जो है, तापकारी निकलती है, जिसकी वजह से मतलब रेडियस इसका कई माइल तक होता है फिर इस धमाके का। उसके अलावा थर्मल फ्लैश जो है वो हर जगह नज़र आता है, और इससे सवेयर बर्निंग होती है, लोग जल जाते हैं उससे, और ये आग जो है वो मीलों तक इससे लग सकती है। फिर जो ब्लास्ट की एक वेव होती है, यानी कि जब कोई धमाका होता है तो उसका एकदम से यूं असर आता है, तो उस झटके और उस असर से भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, जिससे इमारतें, मुख्तलिफ शीशे, लोग, नबातात, दरख्त, बहुत से लोग इस वेव से इफ़ेक्ट होते हैं। फिर इसके अलावा जो है लोगों को जो है इससे झुलस जाते हैं, लोग इस तापकारी की वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं, उनकी बीनाई चली जाती है, उनका पूरा जिस्म जो है वो जहर का शिकार हो जाता है। अगर सपोज़ वो लकीली बच भी जाएं, तो उनकी सारी ज़िंदगी फिर कैंसर्स और तापकारी का इलाज करवाते हुए गुजर जाती है।
جب یہ حملہ ہوتا ہے یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسانی کھال جو ہے وہ اتر جاتی ہے، اور پلک جھپکتے ہوئے انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب ختم ہو گیا، یا کب اس کا پورا کانٹیننٹ یا اس کا شہر یا اس کا قصبہ خطہ ختم ہو گیا۔ اس کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان صدمے میں چلا جاتا ہے، اگر وہ بچ جائے تو وہ PTSD کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹی ڈپریشن ہے، وہ اس کی وہ شکل نہیں رہتی، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس کا جسم جل چکا ہوتا ہے، ریڈیشن کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں کینسر شامل ہے، ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں رہتا، وہ معاشی طور پر برباد ہو جاتے ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، ادویات نہیں ہوتی۔ اس لیے دونوں ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ کسی ایٹمی جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے حملے ہو رہے ہیں، آگے چل کے جس طرح جنگی جنون والے لوگ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے، جس طرح ہم ان کے اینکرز کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے تو پاکستان فتح کر لیا تھا کل، اور اسی طرح ان کے سیاست دانوں کی جو سیاست ہے، جو ووٹ بینک ہے، جو حکومتیں ہیں، وہ پاکستان دشمنی کے بل پہ چل رہی ہیں۔ دونوں ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ جنگ خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ میں بدل گئی تو پھر 2 ارب لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے جائیں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، امن کی بات کریں، مذاکرات کریں، اور ایک اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی کسی قسم کا حملہ نہ کریں۔ خاص طور پہ ہندوستان ہمیشہ پاکستان کے سویلینز کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کے بعد پاکستان کو اپنے دفاع میں ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ مذاکرات سے حل نکالیں۔